हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे रीनीट एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स के बारे में, जिसमें हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक पर वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पीवाई के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो है क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये सेकंड वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर का। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बायो-सेवर्ट लॉ एंड बायो-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस पर डिस्कस किया। एंड ये सेकंड वीडियो लेक्चर है इसी चैप्टर का। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इसकी एप्लीकेशन, सोलेनॉइड, टोरॉइड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड इसका फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, मीन एसएचएम जब ये करेगा उस टाइम पर, एंड मूविंग चार्ज, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर टू अमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। एंड लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे नीट एग्जाम के पीवाई की क्वेश्चन पर। जैसे नीट एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं या आगे आने की पॉसिबिलिटी है, उन सभी क्वेश्चन पर बातचीत करेंगे वन बाय वन करके। तो बढ़िया से मेरे साथ एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ एंड अपने टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अपना पहला जो टॉपिक है वो है एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है एम्पियर सर्कुलर लॉ। फर्स्ट टॉपिक एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है कि अगर अपने पास कोई भी इस टाइप का, कोई भी अपने पास एक ये सर्कुलर लूप है इस तरह का, ठीक। एंड इस सर्कुलर लूप में अगर, बाय द वे मैं कहता हूँ करंट अगर फ्लो कर रही है, ठीक है, मैं कहता हूँ इस डायरेक्शन पर आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो मैं देखूंगा इस करंट की वजह से इस लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। मैं देखूंगा इसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। यहाँ पर मैं एक स्मॉल करंट एलिमेंट कट कर लूँगा जिसकी लेंथ होगी dl होगी, ठीक। एंड करंट यहाँ पर आई है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रही है उसकी जो वैल्यू आएगी b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई है। अगर बाय द वे आई की वैल्यू कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो आप इस टाइप से लिखोगे फार्मूला। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का फार्मूला आ गया। एंड बाय द वे अगर ये वेरिएबल है, ठीक है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई मल्टीप्लाई टी। मेरा मतलब है आई की वैल्यू अगर टाइम के फंक्शन में चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट करंट आई एंड यहाँ पर वेरिएबल आई, यहाँ पर वेरिएबल्स आई है। तो ये अपने पास लॉजिक है एम्पियर सर्कुलर लॉ का। इसके बाद अपन इसके एप्लीकेशन पर बातचीत करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ में, एंड उस पर अपन डिस्कस करेंगे। बाय द वे अपने पास इस तरह से ये अपने पास एक लूप आ गया है। इस लूप में आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है एंड मैंने देखा कि इसकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक। एंड इस करंट की वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करना है, तो वही सिमिलर कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर डीएल लेंथ का एक स्मॉल करंट एलिमेंट कट कर लेंगे एंड इक्वेशन लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। जो सर्कुलर लूप तुम्हें दिख रहा है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो फिर वही एम्पियर्स लॉ को यूज करो, इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर यहाँ पर बाय द वे नंबर ऑफ टर्न n है, इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बाय द वे नंबर ऑफ टर्न n है, तो यहाँ पर आप n से मल्टीप्लाई करा लोगे, ठीक है। ये अपने पास एक लूप आ गया एंड इस लूप में आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है
और इसमें नंबर ऑफ टर्न n है इस तरह से। तो यहाँ पर आप n से मल्टीप्लाई करा लोगे एंड यहाँ पर ये वैल्यू बाहर निकल आएगी, इंटीग्रेशन dl बचेगा इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। ठीक है, एंड इस सिचुएशन पर जो इंटीग्रेशन dl आ रहा है वो तो l आ गया एंड l टोटल सरकमफ्रेंस आ गया, टोटल सरकमफ्रेंस आ गया 2 पाई r। यहाँ पर लिखो वैल्यू b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई r। तो ध्यान रखना है किसी भी सर्कल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, इधर हो जाएगी म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, इधर एन आई डिवाइड बाई आर। ठीक, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये तुम्हें भूलना नहीं है, इस तरह के लॉजिक का यूज करना है, ये कंसेप्ट है। ठीक है भाई, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अपने पास बाय द वे इस टाइप का एक क्वेश्चन है नीट PYQ का। ठीक, नीट PYQ क्वेश्चन है, एक इस तरह से अपने पास एक इस तरह से ये लूप बना हुआ है। ठीक, एंड दूसरा लूप आपको इस तरह से मिलता है, ऐसे मिलता है, एंड दोनों लूप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इस तरह से एक ये सर्कुलर लूप हो गया, दोनों लूप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एंड दोनों की रेडियस बाय द वे आर आर है, इसकी भी रेडियस आर है एंड ये वाला जो अपने पास लूप दिख रहा है इसकी भी रेडियस आर है। दोनों में सेम एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, आई एम्पीयर की, एंड इसमें भी आई एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। अपने को फाइंड करना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फाइंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एज गिवन फिगर, जैसा आपको फिगर गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब देखो जरा, बाय द वे फर्स्ट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पर आ गई, सेकेंड वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पर आ गई, तो जो रिजल्टेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पर होगा। मीन इधर अगर B1 है, इधर अगर B2 है, तो जो B आएगा रिजल्टेंट, ठीक है, मीन नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आ जाएगा। अब B1 B2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा, ये अपने पास ये कंसेप्ट है, ये मैंने फार्मूला लिख दिया, इस फार्मूले का यूज करना है। तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर n है तो n की जगह आप 1 यूज कर लोगे, कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न n इक्वल टू 1, तो इधर हो जाएगा I डिवाइड बाई R। समझ गए भाई, एंड दोनों की रेडियस सेम है, करंट सेम है, तो आप इस तरह से इसे लिखेंगे, एंड B2 इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई I डिवाइड बाई R। तो इसका मतलब B1 इक्वल टू B2 हो रहा है, इक्वल टू मैं B लिख लेता हूँ, तो जब आप यहाँ पर लिखोगे B नेट इक्वल टू ये हो जाएगा B रूट 2 आ जाएगा, एंड B की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई I डिवाइड बाई R मल्टीप्लाई रूट 2। ये अपने को मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू दिस सर्किट। ये जो सर्किट आपको गिवन है, इस सर्किट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। चलो भाई अपन आगे बढ़ते हैं। अगर बाय द वे आपको एक कोई वायर है और उस वायर में करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये अपने पास एक करंट कैरिंग वायर हो गया, ठीक, एंड इसमें करंट फ्लो हो रही है, बाय द वे आई एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन पर। इसकी वजह से अपने को इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इस पॉइंट पर अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड की, इस पॉइंट पर, तो ये वाली डिस्टेंस r हो जाएगी। अब देखो जरा, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है,
इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अपन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, एंड यहाँ से बी से बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये हो जाएगा। एंड इंटीग्रेशन जो डी एल आप दिख रहे हैं तो ये 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर। एंड यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो बी की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो फार्मूला दोनों में सिमिलर बनाएं, ये आपको अपना लॉजिक यूज करना है, इस तरह से ये कंसेप्ट है। अब इसका मैं नीट एग्जाम का एक पीवाईक्यू क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, नीट एग्जाम का एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन। एक अपने पास इस तरह का एक वायर है, ठीक, दूसरा वायर इस तरह का है, ये यहाँ पर है, 2 वायर है। इस वायर का नाम मैंने फर्स्ट रखा, इसका सेकेंड रखा। फर्स्ट वाले वायर में करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पीयर की इस डायरेक्शन पर, सेकेंड वाले वायर में सेम डायरेक्शन पर करंट फ्लो हो रही है 2.5 एम्पीयर की, दोनों में सेम डायरेक्शन पर करंट फ्लो हो रही है। और अपने को बताना है कि दोनों वायर के मिड पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये अपने को कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्टेंस है बाय द वे ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट पर, मेरे मिड पॉइंट का मतलब 2.5 सेंटीमीटर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। समझ गए भाई? फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ बोथ वायर। दोनों वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाय द वे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर B1 इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। एंड करंट यहाँ पर देखो फर्स्ट वायर में 5 एम्पियर है, तो यहाँ पर मैं 5 मेन मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है अपने पास म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई आई डिवाइड बाई आर है। तो करंट है अपने पास 5 एम्पियर एंड डिस्टेंस देखो 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 10 पावर माइनस 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये वैल्यू जो भी आ जाए। एंड बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई करंट है 2.5 एम्पियर डिवाइड बाई डिस्टेंस है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, बिकॉज ये वाली डिस्टेंस भी सेम हो जाएगी, बिकॉज दोनों की जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का हाफ 2.5 हो जाएगा। एंड नाउ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी रिजल्टेंट इक्वल टू, आप B1 माइनस B2 कैलकुलेट करो या B2 माइनस B1, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन पर है, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन पर होगी, इसलिए वो नेगेटिव साइन यूज करोगे, ठीक है। तो B1 माइनस B2 करो या B2 माइनस B1 करो, दोनों का कोई डिफरेंस इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, तो ध्यान रखना मैं B1 माइनस B2 करूँगा। एंड बी नेट इक्वल टू, B1 की देखो वैल्यू कितनी है अपने पास है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, 5 डिवाइड बाई 2.5 10 पावर माइनस 2 माइनस, यहाँ से देखो 2.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास कितना, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एंड 1 बाई 10 पावर माइनस 2 बचेगा। अब देखो कॉमन वाला फैक्टर कितना आ रहा है, कॉमन वाला फैक्टर म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, इधर से म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई कॉमन आ रहा है, 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 2 भी कॉमन आ रहा है, तो बी नेट इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, और नीचे से 10 पावर माइनस 2 कॉमन आ रहा है। एंड यहाँ पर बचा अपने पास, इसको डिवाइड कर दोगे 2 माइनस, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बच जाएगा।
एंड इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली जो बी नेट की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 10⁻²। मेरा मतलब हो जाएगा 100 म्यू नॉट, ठीक है, 100 म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई। एंड और थोड़ा सा इसे सॉल्व करोगे तो 50 म्यू नॉट डिवाइड बाई पाई टेस्ला। इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपना कंसेप्ट है, ये अपना लॉजिक है। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करा के दे देता हूँ। अप्रॉक्सीमेट हम लोग हर एक टॉपिक में 15 से 20 PYQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड पूरे चैप्टर पर एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका एक अच्छा नॉलेज हो जाना चाहिए इस वीडियो लेक्चर के बाद इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अपन एक और PYQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नीट एग्जाम का। एक अपने पास ये वायर है, एक ये वायर है, दोनों वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। एक ये वायर है एंड दूसरा वायर ये है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस टाइप से, ठीक। एंड जब दोनों वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हम देखेंगे जो इनकी वजह से करंट फ्लो होगी, सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, बाय द वे इधर की तरफ इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, इसमें इस डायरेक्शन पर I2 करंट फ्लो हो रही है। तो ये हो गया फर्स्ट वायर, ये हो गया सेकंड वायर। एंड अपने को फाइंड करना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? फाइंड, ये नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो बी नेट इक्वल टू, ये तुम्हें समझना है कि ये अंडर रूट इधर हो जाएगा B1² प्लस B2²। समझ गए ना? बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगी। तो मैं सबसे पहले तुम्हें B1 B2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता हूँ। B1 की वैल्यू जो यहाँ पर लिखोगे म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एंड I1, ठीक है, करंट I1 I2 है तो I1 डिवाइड बाई, ठीक है, किसी कॉमन पॉइंट पर अपने को कैलकुलेट करना है। बाय द वे इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है दोनों वायर की वजह से, इस पॉइंट पर, तो ये कॉमन डिस्टेंस हो जाएगी R हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बाय द वे R डिस्टेंस यूज कर लेता हूँ। एंड सिमिलर B2 इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एंड करेंट है I2 डिवाइड बाई R। एंड यहाँ पर जब ये वैल्यू दोनों पुट करोगे B1 B2 की, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एंड I1 डिवाइड बाई R का स्क्वायर प्लस सिमिलर इधर आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई I2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। यहाँ से जब इसे सॉल्व करोगे तुम लोग ना, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई R अंडर रूट में I1² प्लस I2²। बस इस तरह के कंसेप्ट को तुम्हें नहीं भूलना है। किस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारी क्या अप्रोच होती है, क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, उसका तुम्हें यूज करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन को देख के फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, घबराना नहीं, बिकॉज क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है जितना तुम मान लेते हो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और इसी टॉपिक से इस बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर। सिलेंड्रिकल कंडक्टर, जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है उसकी वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बाय द वे ये अपने पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ना 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 ना, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है भाई। इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक। ना 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 ना,
रब करे तुमको दिल लगा लिया है हमने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। दिल लगा लिया है। ये अपने पास एक ये कंडक्टर आ गया, ठीक है। और देखो जरा, इस कंडक्टर की जो रेडियस है, ये इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन आ गई, इसकी रेडियस आ गई स्मॉल ए आ गई बाय द वे, या आर लिख दो, ठीक है, मैं स्मॉल ए लिख रहा हूँ। ये इसकी रेडियस आ गई। अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना है एक बार आउटसाइड, ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। समझ गए भाई? एक बार अपने को सरफेस पर कैलकुलेट करना है ये, ठीक है, एक बार सरफेस पर, एक बार इनसाइड कैलकुलेट करना है, सरफेस के अंदर कैलकुलेट करना है। ये तीनों डायग्राम तो मैं दिख गए। अब मैं बाय द वे अगर बाहर कैलकुलेट करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं आउटसाइड कैलकुलेट करता हूँ, जहाँ पर स्मॉल आर ज़्यादा है स्मॉल ए के कंपेयर में, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा आई डिवाइड बाई ए, आई डिवाइड बाई आर, ये फार्मूला लिखूँगा। ये हो गए आउटसाइड। बट अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ एट सरफेस, तो उस समय में स्मॉल ए की जगह स्मॉल आर या स्मॉल आर की जगह स्मॉल ए पुट कर दूंगा, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एंड आई डिवाइड बाई ए हो जाएगा। ये वैल्यू मिल गई सरफेस पर। बट अगर तुम्हें वैल्यू इनसाइड कैलकुलेट करना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो इनसाइड वाला रीजन आ रहा है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। उसको मैं इस तरह से ऐसे अलग बना लेता हूँ कि इनसाइड वाला जो रीजन आ रहा है, ठीक है, इसमें ये अपने पास एक कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर, एंड मैंने देखा कि जो इनसाइड वाला रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है। अब मुझे चेक करना है कि पूरे सिलेंड्रिकल कंडक्टर से अगर आई करंट पास आउट हो रही है तो इससे कितना पास हो रही है, जो छोटे वाला तुम्हें सर्कल दिख रहा है इससे कितनी करंट पास हो रही है। हम ये समझ पाएंगे कि अगर टोटल करंट अगर आई है तो छोटे वाले पार्ट से आई डैश करंट पास आउट हो रही है। तो पहले आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। आई डैश की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, आई डैश इक्वल टू आई, इधर छोटे वाले जगह पर जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल ए स्क्वायर, बिकॉज स्मॉल ए इज अ रेडियस ऑफ सर्कुलर करंट, सर्कुलर ये जो सिलेंड्रिकल अपने पास कंडक्टर है ये सर्कुलर पार्ट आ गया, तो इसकी जो रेडियस है वो ए है, एंड ये आई डैश की वैल्यू आ गई। अब अपन एम्पियर्स लॉ अगर यूज करेंगे तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, एंड आई डैश की वैल्यू पुट करेंगे इधर बी, एंड इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, एंड आई डैश की वैल्यू अपने पास आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू पाई आर, ये वैल्यू मैं पुट करूँगा, तो बी इक्वल टू इधर हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। अब देखो स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर, एंड यहाँ पर आई, यहाँ पर आर में लिखूँगा। अब देखो जरा बी की जो वैल्यू है वो आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बाय द वे मैं सेंटर पर कैलकुलेट करता हूँ एट सेंटर, तो सेंटर के लिए स्मॉल आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो सेंटर पर आ रही वो 0 आ जाएगी। एंड अब अगर इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ कैसा बनेगा,
तुम खुद देखो, अगर ये अपने पास कंडक्टर आ गया तो कंडक्टर में तुम खुद देख लो ज़रा कि यहाँ से लेकर सरफेस, सेंटर से लेकर सरफेस तक जो वैल्यू है ना, सेंटर से लेकर सरफेस तक वैल्यू इंक्रीज हो रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फिर इसके बाद फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, सेंटर से लेके सरफेस तक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक। स्मॉल आर इक्वल टू 0, यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल टू स्मॉल ए। इसके बाद ये ग्राफ इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मेरा मतलब B और R के बीच में ये कर्व आ रहा है, यहाँ पर B और R एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ इस बार के नीट एग्जाम में आया हुआ था, जो अभी नीट एग्जाम हुआ था, ठीक है। एंड उसमें जो डायग्राम था वो इस टाइप का था, वो डायग्राम भी मैं बता देता हूँ, इस टाइप का डायग्राम था। एंड यहाँ पर अपने को इस तरह से करंट की वैल्यू गिवन थी कि यहाँ पर एक करंट आई एम्पीरिक करंट फ्लो हो रही है। एंड अपने को 3 जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ शो करना था, एक सरफेस के आउटसाइड, एक सरफेस पर और एक इनसाइड, ये 3 लोकेशन पर, अलग अलग 3 लोकेशन पर। तो उसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये लॉजिक हैं, ये लॉजिक तुम्हें नहीं भूलना है। एंड इसी से रिलेटेड हम अपने टॉपिक पर अगला डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अगला डिस्कशन है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई? अगर अपने पास कोई भी इस तरह से कोई भी लूप है, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या कोयल की डिजाइन में किसी भी टाइप का कोई भी है, ठीक है, तो मैं इस टाइप का मैं एक सर्कुलर एक लूप बना लेता हूँ। मैंने समझा कि इसमें करंट फ्लो हो रही है, कितनी, कुछ भी करंट हो सकती है, आई। इसकी रेडियस बाय द वे स्मॉल आर है, समझ गए ना, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो मैं समझूंगा कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जिसे अपन कैपिटल M कहते हैं, इक्वल टू होता है करंट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द लूप, जो करंट लूप है उसका एरिया, अब I मल्टीप्लाई करंट लूप का एरिया A। एंड अगर ये सर्कल है तो A की जगह अपन पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे, तो I मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अगर बाय द वे इसमें नंबर ऑफ टर्न इस तरह से हैं, अगर बाय द वे इसमें नंबर ऑफ टर्न है इस टाइप से, ये ठीक है, अगर बाय द वे इसमें नंबर ऑफ टर्न है इस तरह से, ये नंबर ऑफ टर्न n है, तो फिर n से मल्टीप्लाई इसमें करा दो। जैसे तुम इसमें n से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर m इक्वल टू हो जाएगा n आई a, या इधर हो जाएगा n आई पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला ध्यान रखना मैग्नेटिक मोमेंट का। एंड ये भी तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पर अगर तुम्हें टॉर्क कैलकुलेट करना है, टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क, इसका मतलब क्या हो गया? अगर अपने पास बाय द वे ये इस तरह से कोई लूप है, इस तरह से रखा हुआ है, एंड इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है, तो मुझे मालूम है करंट फ्लो होने की वजह से इसमें इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर ये रोटेट करने लगा, ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रोटेट करने लगा, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर ये रोटेट करने लगा ये लूप, तो यहाँ पर टॉर्क डेवलप होगा। टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे उस लॉजिक को मैं सिखा देता हूँ। ध्यान रखना है, टॉर्क का जब भी फार्मूला तुम लिखोगे
टॉर्क इक्वल टू तुम लिखोगे m क्रॉस b, एंड इसे अगर ओपन करोगे तो टॉर्क इक्वल टू mb साइन थीटा। बस ये फार्मूला तुम्हें नहीं भूलना है, ये लॉजिक है, ये लॉजिकल कंसेप्ट है। अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो वो भी फार्मूला में लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मैग्नेटिक एनर्जी यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यू बी इक्वल टू इधर हो जाएगा एम बी, इधर हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि बाय द वे अभी ये लूप किसी थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ठीक, इसका प्लेन इस डायरेक्शन पर है एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ बाय द वे ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। बाय द वे ये एंगल अपने पास थीटा है, ये थीटा 1 है। कुछ देर के बाद हमने इस लूप को इस तरह से ऐसे बेंड करा दिया, थोड़ा सा इस तरह से ऐसे रोटेट करा दिया, तो अब लूप इस तरह से बन गया, समझ गए ना। तो नया जो एंगल बन रहा है वो तो थीटा 2 बन रहा है, तो हमने थीटा 1 से थीटा 2 तक इसे रोटेट करा दिया, इस तरह से रोटेट कराया, तो रोटेशन की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वो ये फार्मूला है। अब इसमें से नीट एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। नीट एग्जाम में पीवाईक्यू क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। कैसे आ चुका है वो मैं समझा रहा हूं। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। कैसे? देखो जरा भाई, बाय द वे यहां पर मैं कह देता हूं कि ये अपने पास एक लूप है, ये लूप हो गया, एंड लूप यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में यहां पर रोटेट कर रहा है। अब जब रोटेशन इसका हो रहा है तो टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एक रोटेशन में, एक ऑक्सीलेशन में कितना इसको टाइम लगेगा, एंड 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होंगे, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो जरा, ठीक। सॉल्व करेंगे, अपने पास टॉर्क का फार्मूला है, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। If theta is very small, right, then sin theta approximate theta हो जाएगा, एंड टॉर्क का फार्मूला लिख लेंगे एम बी, एंड यहाँ पर केवल थीटा लिखोगे। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड अपने को टॉर्क का फार्मूला एक और पता है फ्रॉम मैकेनिक्स, आई अल्फा। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम मैकेनिक्स, एंड इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो इधर हो जाएगा आई अल्फा इक्वल टू, इधर हो जाएगा एम बी मल्टीप्लाई थीटा, एंड एस एच एम से जो एक्सेलरेशन लिखेंगे वो ओमेगा स्क्वायर थीटा लिखेंगे फ्रॉम एंगुलर एस एच एम। एंगुलर एस एच एम, ये वैल्यू यहां पर पुट करो, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, राइट, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होगी केजी मीटर स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू यहाँ पर जब तुम पुट करोगे ये सभी वैल्यू, तो इधर हो जाएगा अपने पास आई मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम बी मल्टीप्लाई थीटा, एंड थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू इधर हो जाएगा एम बी डिवाइड बाई आई स्क्वायर रूट। यहाँ से फ्रिक्वेंसी 2 पाई एफ इक्वल टू इधर हो जाएगा एम बी डिवाइड बाई आई। यहाँ से अगर तुम फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो 1 डिवाइड बाई 2 पाई, इधर हो जाएगा एम बी डिवाइड बाई आई। यहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये लॉजिक है
नीट एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला। तो क्वेश्चन को देख के इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होना है जितना तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। क्वेश्चन इजी होता है। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन की नीड को समझना है, क्वेश्चन की चाहत क्या है, उससे उस चाहत को तुम फुलफिल करो एंड उसके बाद आगे बढ़ो। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, मेरा मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पहले कन्वर्ट करेंगे। क्यों करते हैं? जो गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है, बट उसके मेजरमेंट की जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है। एंड उसको अगर इंक्रीज करना है, पहले अपन देखेंगे कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर, ठीक है, टू अमीटर। अमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो अमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, गैल्वेनोमीटर का भी काम होता है करंट को मेजर करना, लेकिन गैल्वेनोमीटर की रेंज बहुत कम होती है, अमीटर की रेंज ज़्यादा होती है। बाय द वे तुम ऐसा समझ लो कि गैल्वेनोमीटर से सिर्फ 1 एम्पीयर की करंट को मेजर कर सकते हैं, एमीटर से 100 एम्पीयर की करंट को मेजर कर सकते हैं। अब अगर बाय द वे हमने गैल्वेनोमीटर से 100 एम्पीयर की करंट को मेजर करने का ट्राई किया तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जल जाएगा। तो हम ऐसा काम करेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर की रेंज इंक्रीज कर दें। रेंज कैसे इंक्रीज करेंगे उसी का डायग्राम मैं बना दूं। ये अपने पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस को चाहो तुम जी से प्रेजेंट कर लो या यहाँ पर आर जी से प्रेजेंट कर लो। ये तो गैल्वेनोमीटर हो गया। एंड अगर हमें कन्वर्ट करना है इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, देखो भाई अभी मैंने तुम्हें बताया कि बाय द वे इसकी रेंज है सिर्फ 1 एम्पियर के मेजरमेंट की। हमें मेजर करना है 10 एम्पियर या 100 एम्पियर, और अगर मैं 10 एम्पियर की करंट इससे फ्लो करा दूंगा गैल्वेनोमीटर से तो फ्यूज हो जाएगा। तो मुझे ऐसा काम करना है कि अगर मैं पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट करा दूं इस तरह से एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट करा देता हूं, तो ये पैरेलल में होने की वजह से करंट अब डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ से करंट आई एम्पियर की आएगी सप्लाई से, मेन सप्लाई से, तो इधर आ गई आई जी एंड बची वाली करंट हो गई आई माइनस आई जी। मतलब मैक्सिमम करंट इस रेजिस्टेंस से होकर जाएगी। ये होता है संट रेजिस्टेंस होता है। संट रेजिस्टेंस का काम होता है कि मैक्सिमम करंट को अपने अंदर एक्सेप्ट कर ले। एंड ये ध्यान रखना ये लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वेरी लो रेजिस्टेंस। समझ गए ना? अब इस सिचुएशन पर देखो जरा कि इस वाले सर्किट में जो भी वोल्टेज होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा, समझ गए ना, वो इस वाले सर्किट के वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। बिकॉज पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसका रेजिस्टेंस एस लिखते हैं। तो यहाँ पर बाय द वे अपने को एस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक, संट रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखना है आई जी मल्टीप्लाई आर जी। ये तो ऊपर गैल्वेनोमीटर की बात हो गई। इधर से मैं इक्वल करूंगा आई माइनस आई जी, ठीक है, मल्टीप्लाई एस। अब मैं अगर एस इक्वल टू कैलकुलेट करता हूं तो लिखूंगा आई जी मल्टीप्लाई आर जी, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। ये हो गया संट रेजिस्टेंस। एंड अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस में तुम्हें दिख रहा है कि दोनों पैरेलल में हैं, तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे आर इक्विवेलेंट, ठीक है, यहां से अगर तुम आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना चाहते हो इक्वल टू 1 बाई
आर जी प्लस 1/s बिकॉज पैरेलल में, एंड इसे अगर सॉल्व करोगे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर जी मल्टीप्लाई एस डिवाइड बाई आर जी प्लस एस। ये फार्मूला ध्यान रखना। इसके बाद अपन कन्वर्जन सीखेंगे, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। अब ध्यान रखना, जब गैल्वेनोमीटर को तुम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वोल्टमीटर का काम क्या है, वोल्टेज को मेजर करना। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम किसी हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कराएंगे। ये तो गैल्वेनोमीटर हो गया, इतना तो गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है, ये तो गैल्वेनोमीटर हो गया। इसका रेजिस्टेंस अभी मैंने लिखा आर जी। इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा देंगे आर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब अपने को आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ से जो करंट फ्लो रही उसे आई जी कह दो या आई कह दो, लेकिन गैल्वेनोमीटर से फ्लो रही तो उसे आई जी कह दो। अब इस सिचुएशन पर ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल होगा इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस तो V होगा, एंड V पोटेंशियल डिफरेंस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर V1 एंड इधर V2, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड V इक्वल टू V1 कितना है, यहाँ पर करंट IG मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस RG प्लस यहाँ पर करंट IG मल्टीप्लाई R, एंड यहाँ से अगर तुम V इक्वल टू IG कॉमन ले लोगे तो इधर हो जाएगा RG प्लस R, एंड तुमने अगर ध्यान से देखा तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू RG प्लस R, ठीक। तो यहाँ पर जब वोल्टेज कैलकुलेट करोगे तो V इक्वल टू IG मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट। बस ये फार्मूला ध्यान रखना। अगर बाय द वे तुम्हें R की वैल्यू कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू कितनी होगी, कितना रेजिस्टेंस में सीरीज में कनेक्ट करा दूँ, उसके लिए तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें इस पूरी वैल्यू को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा तुम्हारे पास V माइनस आई जी, ठीक है, मल्टीप्लाई आर जी इक्वल टू आई जी, ठीक है, मल्टीप्लाई आर। अब देखो आई जी का डिवाइडेशन कर दो तो V डिवाइड बाई आई जी माइनस आर जी इक्वल टू आर, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपना कंसेप्ट है, एंड इसमें जो अपने पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल से इजी आते हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कंसेप्टुअल क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, कैसे सॉल्व करना है उसको भी सिखा देता हूँ मैं, ठीक है। एक अपने पास नीट एग्जाम का PY की क्वेश्चन है, PYQ। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने को वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, ये कितनी है, 100 वोल्ट है, एंड यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट है वो है 10 मिली एम्पियर, समझ गए ना। और इसका जो रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है RG या केवल G कह दो, ये है बाय द वे 100 ओम है, ये 100 ओम है। अपने को R की वैल्यू फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, यही फार्मूला आप यूज कर लो, R इक्वल टू, ठीक, R इक्वल टू इधर हो जाएगा तुम्हारे पास V डिवाइड बाई आई जी माइनस ये हो जाएगा RG। वैल्यू जरा पुट करो एंड सॉल्व करो इसे, तो ये वैल्यू हो जाएगी, V की वैल्यू तुम्हारे पास है 100 डिवाइड बाई इधर है 100 मिली एम्पियर 10 पावर माइनस 3 एंड RG की वैल्यू तुम्हारे पास है 100, समझ गए ना भाई। ऊपर से पूरे से 100 कॉमन आ जाएगा, 100 इधर हो जाएगा 10 पावर 2, मतलब मेरा मतलब 100 हो जाएगा -1, समझ गए ना पूरी कहानी। बिकॉज देखो ये 100 कॉमन आ जाएगा, इधर 10 पावर -2 बचेगा, ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 99, तो ये हो जाएगा 9900 ओम। इतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा विद गैल्वेनोमीटर, तो ये गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये अपने नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट है। तो ये अपना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 20 PYQ क्वेश्चन सॉल्व किए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के एंड डिफरेंट वैरायटी के। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा आपका वो होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। उस पर हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सीक्वेंस में 1 बाय